Hello 12th class, I hope you all are good. Dear students, we will start with today's thought, that is, if you want to shine like a sun, first burn like a sun. That means यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह खुद को जलाओ. तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिस इज फोर्थ पार्ट ऑफ 8th लेसन इन पॉलिटिकल साइंस विच नेम इज पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन. आई होप आपने इसकी पहले की तीनों वीडियो देख ली होगी. यदि नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. तो आर न्यू टॉपिक इज संसाधनों की भू राजनीति. दिस इज पेज नंबर 128. तो स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे संसाधनों की भू राजनीति. मतलब संसाधन, जैसे कि संसाधन किसी देश के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि इन्हीं संसाधनों की वजह से देश का क्या होता है, विकास होता है. तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इन संसाधनों के साथ भू राजनीति कैसे जोड़ी है. यहाँ किसे क्या कब कहाँ और कैसे हासिल होता है, संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है. यानी कि किसको कितना संसाधन क्या कब और कैसे कहाँ मिलता है, वही है यहाँ यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं. यानी कि स्टूडेंट्स, मैं बताऊं तो कि जैसे ब्रिटिशर्स अपने इंडिया में आए, अंग्रेज आए, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा. तो वो क्यों आए? क्योंकि उन्हें हमारे यहाँ के जो मसाले थे वो पसंद आए, कपड़ा पसंद आया. तो ये सब कैसे पॉसिबल है? हमारे यहाँ संसाधन क्या है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. इन्हीं की वजह से तो संसाधनों ने ही क्या किया, अट्रैक्ट किया किनको, ब्रिटिशर्स को इंडिया आने के लिए. तो ऐसे बहुत सी जगह लोगों ने अपना कंट्रोल करना चाहा जहाँ पर संसाधन ज़्यादा मिलते थे, क्योंकि उन्हीं संसाधनों की वजह से वो ज़्यादा अर्निंग कर सकते थे, ज़्यादा पैसा कमा सकते थे. तो संसाधनों को लेकर राज्यों के बीच तनातनी हुई है. संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज़्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा. इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता. यानी कि विदेशों में जो संसाधनों की मौजूदगी होती थी तो उनके लिए लोग जो है अट्रैक्ट होते थे. बट पहले के टाइम में क्या होता था स्टूडेंट्स, की सड़कें तो होती नहीं थी, तो ट्रांसपोर्ट जो था वो टोटली डिपेंड था किस पर, समुद्री रास्ते से. तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें नाव चाहिए. तो यहाँ वही नौवहन में दक्षता, ये बात वही हो रही है कि समुद्र में नाव चलाने में निपुण होना. अब समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था. अब ये इमारती लकड़ियों पर कैसे था कि जो नाव बनती थी वो लकड़ी की बनती थी. तो और ज़्यादा से ज़्यादा नाव की ज़रूरत होती थी. कोई भी अगर हमने सामान किसी दूसरे देश में भेजना है तो पहले ये तो था नहीं कि इंजन है, इंजन से हम बड़े स्पीडली से हम किसी भी शिप को जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. तो बहुत सारी नाव की ज़रूरत होती थी उस टाइम. तो इसलिए जहाज़ की शहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी के बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही. यानी कि जो नाव बनती थी या जो जहाज बनता था वो टोटली लकड़ी का बनता था और लकड़ियों की ज़्यादा यूज यहाँ होता था. पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया. अब पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए. सतत आपूर्ति मतलब कि इनको इस तरीके से यूज किया जाए कि वो उस टाइम भी कर सके और आने वाली जनरेशन भी कर सके. इसके अंतर्गत संसाधन दोहन के इलाकों तथा समुद्री परिवहन मार्गों के इर्द गिर्द सेना की तैनाती, महत्वपूर्ण संसाधनों का भंडारण, संसाधनों के उत्पादक देशों में मनपसंद सरकारों की बहाली. तो ये जो थे, ये कुछ डिसीजंस थे जो विकसित देशों ने लिए थे अपने अपने देशों में. किन को बचाने के लिए? संसाधनों को बचाने के लिए. मतलब सेना, ज़्यादा से ज़्यादा सेना बिठा दी गई बॉर्डर पर ताकि कोई दूसरा आकर अटैक ना कर सके उनके संसाधन पर. और यहाँ किया गया कि
संसाधन दोहन को बचाने के लिए, मतलब उनका ओवर यूज ना कोई कर सके, इस तरीके से उनको बचाने के लिए, तथा बहुराष्ट्रीय निगमों और अपने हित साधक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को समर्थन देना शामिल है। अब पश्चिमी देशों के राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय सरोकार यह था कि संसाधनों तक पहुंच अबाध रूप से बनी रहे, क्योंकि सोवियत संघ इसे खतरे में डाल सकता था, क्योंकि सभी देश क्या चाहते थे, अपने आप को सोवियत संघ से बचाना चाहते थे। एक बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद सरकारों की मौजूदा चिंता सुरक्षित आपूर्ति को बनाए रखने की है, लेकिन खनिज, खासकर रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकारों को चिंता सताती है। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। अब तेल क्यों बना हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ बात हुई है कि तेल जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है, क्योंकि हमारा जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है या जितना भी ट्रांसपोर्ट का है, आप देख सकते हैं कितने व्हीकल्स जो अब रोड्स पर चल रहे हैं, तो वो सब किस पर डिपेंड है, तेल पर, पेट्रोल डीजल पर। तो इसीलिए ये अब क्या बन गया है, महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। क्योंकि अगर हम सपोज करें कि अगर हम सोचें कि ऐसा कुछ हो कि सड़क पर हमें एक भी गाड़ी ना दिखाई दे, तो ये बहुत ही क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएं। तो ये सब जो है पॉसिबल कैसे हुआ, तेल की वजह से। इसीलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। 20वीं सदी के अधिकांश समय में विश्व की अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर रही, यानी पूरी अर्थव्यवस्था जब पैसा कमाने का टोटली, क्योंकि अगर हम फैक्ट्रीज की भी बात करें तो फैक्ट्रियों में भी जो मशीनें हैं वो तेल से चलने वाली है। आज के टाइम काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक भी आ गई है, बट कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉनिक आज भी तेल से चलने वाली मशीनें बहुत ज़्यादा होंगी। यह एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाए जा सकने वाले ईंधन के रूप में अपरिहार्य बना रहा। तेल के साथ विपुल संपदा जुड़ी है और इसी कारण इस पर कब्जा जमाने के लिए राजनीतिक संघर्ष छिड़ता है। अब पेट्रोलियम का इतिहास युद्ध और संघर्षों का इतिहास भी है। यह बात पश्चिम एशिया और मध्य एशिया में सबसे स्पष्ट रूप से नजर आती है। पश्चिमी एशिया, खासकर खाड़ीय क्षेत्र, विश्व के कुल तेल उत्पादन का 30% मुहैया कराता है। इस क्षेत्र में विश्व के ज्ञात तेल भंडार का 64% हिस्सा मौजूद है और इस कारण यही इकलौता क्षेत्र है जो तेल की मांग में खास बढ़ोतरी होने पर उसकी पूर्ति कर सकता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का एक चौथाई हिस्सा मौजूद है, यानी कि सऊदी अरब में क्या मिलता है स्टूडेंट्स, पेट्रोलियम मिलता है, और पूरे विश्व का जो है 1/4 हिस्सा, 4th पार्ट जो है वो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब विश्व में सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। इराक का ज्ञात तेल भंडार सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है, यानी पहले नंबर पर सऊदी अरब है और दूसरे नंबर पर इराक है। इराक के एक बड़े हिस्से में तेल भंडारों की मौजूदगी को लेकर खोजबीन अभी नहीं हुई है। संभावना है कि इराक का तेल भंडार 112 अरब बैरल से कहीं ज़्यादा हो। तो बैरल जो है वो तेल को मेजरमेंट करने की यूनिट है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान तथा चीन और भारत में इस तेल की खपत होती है, लेकिन ये देश इस इलाके से बहुत दूरी पर है, यानी कि इराक जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है यहाँ से। विश्व राजनीति के लिए पानी एक और महत्वपूर्ण संसाधन है। अभी तक हमने तेल की बात की कि कैसे तेल वाले एरिया पर अपना कंट्रोल करने के लिए कई देशों ने अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। अब यहाँ हम दूसरे संसाधन की बात करते हैं जो कि है पानी। अब विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की क्या हो रही है, कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा। तो ऑन द बुक पेज नंबर 130 स्टूडेंट्स, ये है एक जो कि आपने खुद से रीड कर लेना है। तेल देखो, तेल की धार देखो, इसमें तेल की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि ये कितना ज़रूरी है, कि कितने लोगों को इसकी वजह से काम मिला हुआ है, कितने लोगों का जो टोटली जो लाइफ है जो तेल पर डिपेंड है, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसकी वजह से जुड़ा हुआ है। तो ये आप खुद से रीड कर लेना। मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ साबित हो,
यानी पानी को लेकर अगर यही हाल रहा, सब लोग ओवर यूज करते रहे, तो बहुत बड़ा एक क्या आ जाएगा, जल संकट। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है, और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है, यानी जल युद्ध भी हो सकता है। मिसाल के लिए हम एक प्रचलित मतभेद की चर्चा करें। जल धारा के उद्गम से दूर बसा हुआ देश उद्गम के नज़दीक बसे हुए देश द्वारा इस पर बांध बनाने, इसके माध्यम से अत्यधिक सिंचाई करने या इसे प्रदूषित करने पर आपत्ति जताता है, क्योंकि इसे कामों से दूर बसे हुए देश को मिलने वाले पानी की मात्रा कम होगी। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स कि उद्गम क्या होता है। उद्गम होता है जहाँ से पानी निकलता है, पानी की शुरुआत होती है। तो इसने बताया कि जहाँ शुरुआत होगी वहाँ कोई देश है, और एक ऐसा देश जो इस उद्गम स्थल से बहुत ज़्यादा दूर है। तो अब अगर नज़दीक वाला जो है वो इसका ओवर यूज करता है, इसको पोल्यूट करता है, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा कि जो दूर वाला देश है उसे पानी, या तो उसे पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलेगा, और पानी की मात्रा भी उसे क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो इससे क्या होगा, उन दोनों देशों के बीच क्या होगा, युद्ध होगा, उसकी गुणवत्ता घटेगी, यानी दूर देश वाले लोगों को जो पानी मिलेगा उसकी पोल्यूशन होने की वजह से पानी में उसकी क्या हो जाएगी, गुणवत्ता कम हो जाएगी। देशों के बीच स्वच्छ जल संसाधनों को हथियाने या उनकी सुरक्षा करने के लिए हिंसक झड़पें हुई हैं। इसका एक उदाहरण है 1950 और 60 के दशक में इजराइल, सीरिया तथा जॉर्डन के बीच हुआ संघर्ष। इनमें से प्रत्येक देश ने जॉर्डन और यारमुक नदी से पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की थी। फिलहाल तुर्की, सीरिया और इराक के बीच फरात नदी पर बांध के निर्माण को लेकर एक दूसरे से ठनी हुई है। बहुत से देशों के बीच नदियों का साझा है और उनके बीच सैन्य संघर्ष होते रहते हैं, यानी दो देशों के बीच अगर एक नदी क्रॉस हो रही है तो उस नदी के पानी को लेकर दो देशों के बीच युद्ध जरूर होता है। जैसे कि हमारे इंडिया में भी आपने सुना होगा कि अपने ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर एक विवाद जो काफ़ी सालों से चल रहा है, कि उन्होंने कर्नाटक के लोगों ने क्या किया, कृष्णा सागर बांध बनाया कावेरी नदी पर, और उस बांध की वजह से जो तमिलनाडु में जो पानी था वो कम हो गया और उसकी जो गुणवत्ता थी वो भी कम हो गई। इस मसले की वजह से वहाँ पर काफ़ी जो है बहस चलती आ रही है। तो ये था कि कैसे तेल को लेकर और पानी को लेकर लोगों के बीच युद्ध जो है वो हुए भी हैं और आगे भी होने की संभावना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूलवासी इंडोजेनियस पीपल और उनके अधिकार। तो इसमें हम देखेंगे कि ये मूलवासी क्या होता है। मूलवासियों का सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा दी। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया गया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे। मतलब मूलवासी उन्हें बताया गया जो किसी देश में जिनकी काफ़ी पीढ़ियाँ जो है वो वहीं रह रही है, स्टार्टिंग से ही जिनकी काफ़ी सारी पीढ़ियाँ जो है एक के बाद एक पीढ़ी वही उसी जगह पर रह रही है, तो वो उस जगह के क्या हुए, मूलवासी हुए। फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना दिया। यानी कि बाद में क्या हुआ कि कहीं दूसरी जगह से उस जगह पर लोग आए और उन्होंने अपना कंट्रोल शुरू कर दिया वहाँ। तो ये वही है, किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज़्यादा अपनी परंपरा, सांस्कृतिक रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना पसंद करते हैं। यानी कि आज भी वो मूलवासी जो है अपने तरीके से रहना पसंद करते हैं, अपने रीति रिवाज, अपने रूल रेगुलेशन सब, ना कि वो किसी और के आने के बाद उनके द्वारा चलाए गए रूल नियम को फॉलो करें। नो, वो अपने ही चलाते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद 30 करोड़ मूलवासियों के सर्वमान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है। अब भारत में जो अलग अलग हिस्सों में कितने मूलवासी रहते हैं, 30 करोड़। फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख मूलवासी लोग रहते हैं। चिले में मापुचे नामक मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वतीय क्षेत्र में 6 लाख आदिवासी बसे हैं।
उत्तर अमेरिकी मूलवासियों की संख्या 3,50,000 है। पनामा नहर के पूर्व में कुना नामक मूलवासी 50,000 की तादाद में है और उत्तरी सोवियत में ऐसे लोगों की आबादी 10 लाख है। दूसरे सामाजिक आंदोलनों की तरह मूलवासी भी अपने संघर्ष, एजेंडा और अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं। यदि उनके साथ भी कोई भी मिसबिहेव करता है या उन्हें कहते हैं कि तुम इस जगह को छोड़ दो, तो वो अपने अधिकारों के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। विश्व राजनीति में मूलवासियों की आवाज़ विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि मूलवासी किसे कह रहे हैं, कि जो आदिवासी हमारे यहाँ है या हम जिसे जनजाति कहते हैं, ट्राइबल्स पीपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे मूलवासी है। क्योंकि वो हो सकता है कि बहुत ही स्टार्टिंग से यहीं हमारे इंडिया में रह रहे हो। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत ओशियाना क्षेत्र के बहुत से द्वीपीय देशों में हजारों साल से पोलिनेशिया, मलनेशिया और माइक्रोनेशिया वंश के मूलवासी रहते हैं। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। अनंत काल मतलब बहुत ही पहले से, हमारी बहुत ही पीढ़ियाँ यहीं इसी जगह पर रह रही है, वो अनंत काल कहेंगे। भौगोलिक रूप से चाहे मूलवासी अलग अलग जगहों पर कायम है, लेकिन ज़मीन और उस पर आधारित विभिन्न जीवन प्रणालियों के बारे में इनकी विश्व दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से एक जैसी है। भूमि की हानि का अर्थ है आर्थिक संसाधनों के एक आधार की हानि, और यह मूलवासियों के जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यानी कि अगर हम सभी जंगलों को काट दें या ऐसे एरिया को हम हमारे यूज में लें, फैक्ट्रियां बना दें, वहाँ रोड्स बना दें जहाँ पर आदिवासी लोग रह रहे हैं, तो ये न सिर्फ उनके लिए, इवन हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है पेड़ पौधों की, कौन से पेड़ पौधे से दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन की। उस राजनीतिक आज़ादी का क्या मतलब जो जीने के लिए साधन ही न मुहैया कराए। यानी कि अगर इन लोगों से इनका साधन छीन लिया जाए तो क्या राजनीति। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसको लर्न कर लेना कि मूलवासी जो है इंडिया में, उन्हें हम आदिवासी या अनुसूचित जनजाति कहते हैं। ये कुल जनसंख्या का 8% है, यानी हमारी टोटल जनसंख्या का 8% है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़ दे। घुमंतु मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में घूमते रहते हैं, तो उनको अगर छोड़ दें तो भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी ज़मीन पर खेती करते आ रहे थे। लेकिन बिरतानी जो है यहाँ ब्रिटिश के लिए यूज हुआ है ये शब्द, कि जब अंग्रेज आए तो बिरतानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ। तो ये आपने 9th और 10th में रीड किया होगा कि कैसे ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने किस तरीके से फॉरेस्ट एरिया पर, जंगलों पर अपना कंट्रोल शुरू किया, क्योंकि वहीं से उन्हें क्या मिल सकती थी, लकड़ियाँ, और जिनका यूज रेल लाइंस बनाने में, स्लीपर्स बनाने में होता था, नाव बनाने में होता था। तो अंग्रेज भी हमारे यहाँ संसाधनों को लेकर ही आए थे कि संसाधन ज़्यादा थे हमारे यहाँ और उन्हें इनका यूज आता था, तो इनसे उन्हें बेनिफिट था बहुत ज़्यादा। इसलिए उन्होंने सोचा कि इंडिया पर कंट्रोल किया जाए। हालांकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिहाज से इनको संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, लेकिन देश के विकास का इन्हें ज़्यादा लाभ नहीं मिल सका है। आज़ादी के बाद से विकास की बहुत सी परियोजनाएं चली और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए। तो परियोजनाएं क्या चली स्टूडेंट्स, की बांध बनाए गए बड़ी बड़ी नदियों पर, या जंगलों को काटकर वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाई गई, तो जिससे कि क्या हुआ, इन लोगों को विस्थापित होना पड़ा, मतलब अपनी जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ा। ऐसी परियोजनाओं से विस्थापित होने वालों में यह समुदाय सबसे बड़ा है। दरअसल इन लोगों ने विकास की बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। मूलवासी समुदाय के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक उपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है।
1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूलवासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा, यानी जो मूलवासियों ने अपने अपने जो लीडर बनाए उनके बीच आपस में इनका संपर्क बढ़ा। इससे इनके साझे अनुभवों और सरकारों को एक शक्ल मिली। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल का गठन हुआ। अब ये लर्न कर लेना स्टूडेंट्स कि इसका कब हुआ, 1975 में। और ये क्यों हुआ होगा कि जो इंडिजीनियस पीपल है, जो मूलवासी लोग हैं, उनके अधिकारों को बचाया जाए। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त आदिवासियों के सरोकारों से संबंध 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को भी यह दर्जा दिया गया है। अगले अध्याय में वैश्वीकरण के विरोध में चल रहे आंदोलन की चर्चा की गई है। इसमें अनेक आंदोलनों ने मूलवासियों के अधिकारों पर जोर दिया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा ये लेसन यहाँ कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक हमने संसाधनों की भू राजनीति के में देखा कि किस तरीके से तेल और पानी जो है उसके लिए दो देशों के बीच संघर्ष छिड़ रहा है। और फिर हमने मूलवासी देखा है, इंडोजेनियस पीपल। तो आपने यहाँ तक के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। और यदि ये लेसन अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।